हेलो बच्चों, जैसे कि दिख रहा है हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर लेके हम लोगों ने बहुत ज्यादा चर्चा कुछ नहीं किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कंडक्टर के ऊपर। और किसी भी कंडक्टर को चार्ज अगर करते हैं तो चार्ज कहां रहता है, वेयर इट रिसाइड, वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बताया। मैं थोड़ा बहुत बताया था पहले के क्लासेस में, पहले के वीडियोस में कि दे विल रिसाइड ऑन द सरफेस, नो एक्स्ट्रा चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, ऑल द एक्स्ट्रा चार्ज विल कम टू द सरफेस। क्यों? मान लो एक कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स उसमें सब इक्वल है। अब मान लो यहां से मैंने इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है न्यूट्रल कंडक्टर में, सेम होता है। अब मान लो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लेके गया, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, यहां था, यहां था, यहां था, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन था, और ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने लेके गया, यहां से लेके गया, तो यहां पे बना होल, खाली जगह। क्या बना? खाली जगह। हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है। ये क्या करेगा, बहुत इजीली इसके आसपास से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। ये खाली जगह है और खाली जगह अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है, इट इज नथिंग बट इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैंने बताया था कि गाड़ी एक है और एक गाड़ी है, और ये खाली जगह है। ये खाली जगह पे ये गाड़ी आ गया तो खाली जगह यहां शिफ्ट हो गया, पहले यहां था, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, गाड़ी आगे चला गया। ये गाड़ी खाली जगह पे आया तो ये खाली जगह यहां से यहां शिफ्ट हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा तो खाली जगह पीछे मूव करेगा। मतलब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन एक इधर आ गया तो यहां तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहां खाली जगह बन जाएगा। कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां चला गया तो ये होल फिर से यहां पे क्रिएट होगा और इलेक्ट्रॉन यहां आने के बाद इसके साथ, इस होल के साथ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, यही होता है। तो अब ये सरफेस पे आने का क्या बात है, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या नेगेटिव भी बोल सकते, मतलब नेगेटिव आके न्यूट्रलाइज करेगा। अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स इधर है वो आके यहां पे न्यूट्रलाइज करेगा। एक तो ये पॉजिटिव, ये दोनों में जो, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी अंदर नहीं रहेगा। अगर मान लो अंदर से सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन है और एक खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन यहां ट्रेवल करके यहां चला आया, खाली इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कहां तक आएगा? व्हाई इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द सरफेस? एक क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द सरफेस बिकॉज ये जो खाली स्पेसेस है या फिर इलेक्ट्रॉन्स भी है, जो भी है, they want to stay as far apart as possible. अगर पॉजिटिव फार अपार्ट रहा तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोग बोलते हैं वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? सी, दिस इज द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम? मतलब जबकि ऑल द चार्जेस आर एट इक्वल, और इस तरह इक्वल भी बोलूं या जो भी बोलूं, कि दे आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल सो दैट
द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज लेस, मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन कम हो रहा है। इंटरेक्शन कम होना मतलब एनर्जी भी कम, एनर्जी कम लेना। ज्यादा इंटरेक्शन मतलब ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी लगना मतलब अनस्टेबल, लेस एनर्जी लगना मतलब स्टेबल, ये मान के चलो। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है कि ये एक दूसरे से एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, तो ये क्या करेगा, सबके सब दूर रहेगा, एक दूसरे से दूर रहेगा और सरफेस पे रहेगा, क्योंकि सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाएगा। यहां पे अगर होल है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और होल यहां बन गया, होल धीरे 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 सरफेस तक आएगा, ठीक है ना। अगर ये ग्लोब है मतलब स्फीयर है तो अंदर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ जाएगा और जो होल्स है या फिर होल्स खाली जगह बाहर की तरफ। अब ये होता रहता है। हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में ये नहीं है, मगर कंडक्टर में हम लोग ये जानना जरूरी है कि ये होल्स, ये पॉजिटिव चार्ज जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, कहां पे है, ऑन द सरफेस। और ये पॉजिटिव चार्ज है क्या, क्या प्रोटॉन आ गया यहाँ पे, मैंने पहले दिन पे पूछा था फर्स्ट वीडियो पे, क्या प्रोटॉन आ गया, नहीं, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस है, कोई प्रोटॉन नहीं आया, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर अभी देखते हैं हम लोग। पहला चीज जो हम लोग देखेंगे कि इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल माइंड इट, बी inside the material of the conductor electric field is zero. पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में पहला पॉइंट, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब कोई चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज प्लस या रह नहीं पाएगा, ये ऑल सरफेस पे आएगा। अगर रह गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो ऐसे जाएगा। हमें पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, तो ये जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है, ये मटेरियल है ना, मटेरियल का पोर्शन है, इस मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाना मतलब मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का होना, ठीक। मगर ये तो पॉसिबल नहीं है बाबू, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है मतलब ये पॉजिटिव भी, ये पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं रह सकता, इट विल रिसाइड ऑन द सरफेस। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, सॉलिड कंडक्टर का। किसका बात कर रहे हैं, सॉलिड कंडक्टर का। क्या शेल में भी वैसे ही होगा, शेल समझ में आ रहा है, हॉलो स्फीयर, ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और ये क्या है, हॉलो स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर या फिर शेल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, याद रखना, हॉलो स्फीयर को हम लोग शेल बोलते हैं। ध्यान दे के दिमाग में घुसा लेना इस चीज को। अब देखो क्या हो रहा है, ये अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, अंदर कुछ भी नहीं, अंदर तो हवा है, अंदर क्या है, हवा है, कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस। तो यहां पे भी सेम कहानी है, बाहर में भी चार्ज आएगा, इसका एक थिकनेस तो रहता है ना, थिकनेस, हाँ थिकनेस तो रहेगा, ऐसे ड्रॉ कर सकते थे हम लोग, और तुमको पता है कि मैं जो हूं गंदा ड्रॉ करने वाला। एनीवेज, अच्छा ये हो गया।
अच्छा, अब बोल रहे हैं कुछ और। बोला कि अगर अंदर में एक कैविटी हो, अगर सॉलिड स्फीयर ही है बट अंदर में एक खाली जगह हो, ये यहां सॉलिड है, ये खाली जगह है, खाली जगह, होल, होल वेन, हाँ अंदर में। तो यहां पे इस खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं, इसके जैसा ही है, बस ये मोटा चीज है ना, इसको बढ़ा दिया मैंने, इसको बढ़ा दिया बस। ये शेल है बट मोटा सा शेल है, ऐसा ही है ना। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे, कभी अंदर की तरफ नहीं जाएंगे, अंदर की तरफ नहीं जाएंगे। यही रीजन है, ये यूज भी होता है एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि कोई भी चीज जिसको तुमको चार्ज और बाहरी चार्ज से प्रोटेक्ट करना है तो ऐसे कंडक्टर के अंदर में रख दो। मतलब बाहर से भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, बिकॉज इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होता है, तो इट इज फुल्ली प्रोटेक्टेड। जैसे कि कार, ये जो चार्जेस डिस्चार्ज होता है ना, थंडरिंग, कहां रहना सेफ होगा? तुम गाड़ी में है, खाली मैदान है, पोल है सामने, या किस, कहां रहने से सेफ होगा? इट इज सेड दैट इट इज सेफ, it is said that it is safer to stay inside the car because car will behave as an electrostatic shielding. जितने भी चार्जेस आएंगे कार के कंडक्टर में ऐसे होके ऐसे बाहर, उसमें और एक काम हो रहा है, आर्थ में चला जाएगा। It will, this conductor will give a path to flow the charge to the ground. तुम्हारा कार में ऐसा ही होता है, एंड यू आर प्रोटेक्टेड इनसाइड। सही बात है, यू आर प्रोटेक्टेड इनसाइड, बट बहुत बड़ा एक डिस्चार्ज हुआ, बड़ा थंडरिंग हुआ, गाड़ी को ही तोड़ दिया, तब नहीं बचोगे बच्चा। समझ में आ रहा है? ये कहने का बात है, टू ए सर्टेन एक्सटेंट तक तुम बचेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, थोड़ा सा तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ोगे, पढ़ के इसके बारे में लिखोगे। दिस इज होमवर्क, नहीं दिया ना, देखना क्या करते हैं। चलो चलो, अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, ये पता चल गया मुझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही रहेगा, अंदर जो भी रहेगा प्रोटेक्टेड रहेगा। अब बोला कि अच्छा, अगर ऐसा है, एक स्फीयर के अंदर एक होल है, यार होल के अंदर मैं घुस गया, मतलब मान लो मैं चार्ज हूं, मैं एक चार्ज बॉडी हूं, मैं एंटायरली, मेरा बॉडी फुल्ली चार्ज है और मैं क्यों होगा, मेरा बॉडी फुल्ली चार्ज है और मेरा टोटल चार्ज मेरे बॉडी में क्यों है, कितना है, क्यों है, और मैं आके इस होल में घुस के बैठ गया। तो ये चार्ज अगर है, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। ये तो मैटेरियल ऑफ द कंडक्टर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बात अलग है, मैं यहां का बात कर रहा हूं, material of the conductor, inside the material of the conductor electric field cannot exist, they say, it is written। तो ऐसा अगर है, अगर Q चार्ज एक दे दिया यहां पे, तो अगर Q चार्ज अंदर रख दिया, मैं अंदर जाके घुस गया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, इसका क्या होगा, ये तो यहां से पास होगा। अगर पास हो रहा है तो इट इज शोइंग कि inside the material of the conductor electric field lines exist, contrary to what I have said in the first rule of our first properties। yes or no? तो क्या हो रहा है, कहानी क्या हो रहा है, कहानी ये हो रहा है, मान लो एक स्फीयर है, कंडक्टर है, और इसके बाहर में मैंने एक चार्ज दिया
Q1 से चार्ज कर दिया, ये ऑलरेडी Q1 है। अरे बाप रे, अरे, और इसके अंदर एक होल है और ये कंडक्टर है, इसके अंदर में चुपके से बैठ गया, किसी को पता नहीं चला, मगर इस कंडक्टर को पता है। फेनोमेना खुद से खुद करेगा। क्या फेनोमेना? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से तो क्रॉस होने से पहला वाला जो रूल है या प्रॉपर्टी है उसी कोई गलत साबित कर देगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा रे भाई। ये क्या करेगा? ये चार्ज इंड्यूस करेगा। इंड्यूस याद है? इंडक्शन पहला सेकंड फर्स्ट सेकंड वीडियोस में देखा था, और वो इंडक्शन क्या बताता है कि ये क्यों कोई भी चार्ज अगर सामने हो, कोई भी न्यूट्रल बॉडी का अगर पॉजिटिव है तो यहां क्या अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। तो इसके चारों तरफ वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। कितना करेगा रे? जितना इसका वैल्यू है उतने अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा। समझा? तो अभी पॉजिटिव से नेगेटिव खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट ए नेगेटिव चार्ज। मतलब वो बाहर गया ही नहीं, मतलब वो बाहर गया ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर गया ही नहीं, यहीं पे सीमित हो गया। तो ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से? आया कहां से बेटा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन यहां आया होगा। इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? ये कंडक्टर के पार्ट से मिलेगा या नहीं? तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब आया तो होल यहां बनाया, होल यहां बनाया, होल यहां बनाया, होल यहां बनाया, बनाया बनाया, होल बनाया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, होल थोड़ा वापस दूर जाएगा, ऐसे ऐसे करते करते सरफेस जाके ये पहुंचेगा। मतलब होल्स कहां जाएगा? होल जाएगा सरफेस पे। मतलब ये जो -q अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड, पोलरिटी अलग, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है? पॉजिटिव q। उसने इंड्यूस कितना किया? पॉजिटिव q ने इंड्यूस किया -q को। ये -q कहां से मिला? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आया तो पॉजिटिव चार्ज बनाया ना वहां पे, और वही चार्ज कहां चला गया? बाहर। मतलब इस नेगेटिव ने फिर से q ने -q को बनाया, -q ने q को बनाया, और वो कहां गया? सरफेस पे। तो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा रे? टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ऑन द आउटर सरफेस। टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस कितना हो गया? पहले से कितना था? Q1 था पहले से, और अंदर के Q चार्ज की वजह से इंड्यूस होके बाहर में और एक चार्ज गया। टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज Q1 प्लस Q। खत्म। समझा कि नहीं समझा? अगर अंदर में एक Q चार्ज है पॉजिटिव, इंड्यूस करेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव कहां से मिलेगा? इस कंडक्टर से ही लेगा। किससे लेगा? इस कंडक्टर से ही लेगा। एज सच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसेस बनाएगा जो कि बाहर सरफेस पे जाएगा, बिकॉज अंदर नहीं रह सकता। और जैसे ये बाहर गया तो टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब अंदर का चार्ज बाहर जाना, मगर बाहर का चार्ज अंदर नहीं आना। अंदर से मतलब एक बार निकाल लिया फिर वापस नहीं आना। समझ गया ना? घर से निकाल देगा तुम्हारे पेरेंट्स तो फिर वापस नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? या तो फिर तुम निकल जाओगे तो वापस नहीं लेगा। आवारा हो तुम लोग, कहां से लेगा तुम लोग? नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आया? तो यहां इतना मुझे तो समझ में आया। अब मैं थोड़ा गड़बड़ी करता हूं। गड़बड़ी मतलब
एक चीज और है जो हम लोग डिस्कस नहीं किए, ठीक। एक चीज और है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, वो एक्चुअली पोटेंशियल रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, फिर भी मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूं कि मान लो ऐसा 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 सरफेस है, सरफेस सेम नहीं है, सरफेस सेम नहीं है, ये एक, अगर मैं यहां इसको, ये जो कार्व पाथ है, इस कार्व पाथ को रखते हुए मैं एक सर्कल बना सकता हूं, इसको, इस कार्व पाथ को रखते हुए मैं एक सर्कल बना सकता हूं, इसको रखते हुए मैं एक सर्कल बना सकता हूं, बना सकता हूं या नहीं? मतलब मेरा कुछ ऐसा था, रख सकता हूं सर्कल। जितना ज्यादा कर्व, मतलब जितना छोटा रेडियस, उतना चार्ज ज्यादा वहीं पे रहेगा, डिंग 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 डिंग, और यहां क्या होगा, कम। एज कंपेयर टू द सरफेस यहां पे चार्ज कम, एज कंपेयर टू द सरफेस यहां चार्ज ज्यादा, और यहां चार्ज कम, बिकॉज इससे कम है। ये क्या है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल से आएंगे हम लोग, और भी बोलते हैं, उससे हम लोग पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज। क्या पढ़ेंगे, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं उसको। ये देखो, ये सबसे शार्प है, तो यहां पे बहुत ज्यादा चार्जेस होगा और यहां कम, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब मैं इस बॉडी को चार्ज करूंगा ना Q, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअली मैंने पहले बताया नहीं कि अभी हम लोग प्रॉपर्टीज में क्या देख रहे हैं कि कंडक्टर में चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो डिपेंड करेगा कि ये कैसा इसका शेप है, इसका शेप साइज इसके ऊपर डिपेंड करेगा। शेप कुछ ऐसा है, तो जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जहां पे जो इसको कहते हैं लोकल रेडियस, ये तो पूरा एक बॉडी है, ये छोटा सा यहां पे जो रेडियस बनेगा इसको कहते हैं लोकल रेडियस, ये एक लोकल रेडियस, सब अलग अलग है। जिस पोर्शन का लोकल रेडियस छोटा, वहां चार्जेस ज्यादा, वहां चार्जेस ज्यादा, ये प्रॉपर्टीज है, मान के चलो। अच्छा, अगर ऐसा है, यही रीजन है, बड़ा बड़ा मशीन देखोगे तुम लोग, जितने भी बड़े बड़े मशीन्स हैं, उसको क्या कर दिया, जिसमें बहुत ज्यादा यूजेस है चार्जेस का, करंट का, उसको ना कभी भी ऐसे नहीं रखेगा, शार्प एजेस नहीं रखेगा, उसको क्या कर देगा, राउंड कर देगा, ऐसा सर्कुलर, ताकि चार्जेस जमा ना हो। अगर शार्प कर दिया और उस जगह पे तुम टच किया ना, उस शार्प जगह पे, तो चार्जेस तुम्हारे उस शार्प पॉइंट से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो हम लोग पढ़े नहीं, वहां पे ज्यादा चार्जेस है, ये मान के चलो, वहां चार्जेस ज्यादा है तो इजीली फ्लो हो जाएगा, ठीक। ऐसा होता है। कभी कभार ड्राई सीजन में तुम अगर अपना गाड़ी का दरवाजा का कोना भी अगर टच करेगा तो झटका लगता है, कितनों लोगों ने महसूस किया पता नहीं, तुम्हारा भी बॉडी थोड़ा बहुत ड्राई होना पड़ेगा तब जाके होगा। अब क्या है, तो कहने का मतलब है, अगर ये स्फीयर नहीं होके मेरा बॉडी, ये बॉडी है, इसमें क्यू चार्ज मैंने दिया, इसमें अगर क्यू चार्ज दिया, यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहां जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सेम नहीं है। यहां पे अकॉर्डिंग टू द लोकल रेडियस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये तो हर जगह पे सेम ही है, तो यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यहां पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। मतलब मैटर करता है, ये मैटर करता है कि कैसा शेप है, उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक, उस हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा।
तो प्रॉपर्टीज में मैंने क्या क्या देखा, पहला प्रॉपर्टीज ये देखा, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट, चलो वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने देखा, अगर if a charge is placed inside the cavity of a conductor, it will induce a similar but opposite polarity charge around it, and thereby the extra inside charge will be ultimately distributed on the outer surface. That is not a property, but that is what we get experimentally. But this can be a property का line कि charges will distribute according to the local radius or shape of the conductor. Local radius बहुत छोड़ दो, इतना तो लिख सकते हैं कि whenever we charge a conductor, the charge will distribute on the outer surface according to the shape of the conductor. ठीक, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब कुछ और चीजें, प्रॉपर्टीज ही देख रहे हैं बेटा, और प्रॉपर्टीज में और एक प्रॉपर्टीज डाल लो, मैं जो पहले बता चुका हूं तुम लोगों को फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज कम आउट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और एक प्रॉपर्टी क्या हो गया, इट विल ऑलवेज कम आउट परपेंडिकुलर। अगर ऐसा भी शेप है, चार्जेस ऐसा है तो ये परपेंडिकुलर निकलेगा, यहाँ चार्ज है तो ये ऐसा परपेंडिकुलर निकलेगा, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसा चार्ज है तो ये ऐसा परपेंडिकुलर निकलेगा। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होना चाहिए बस, ठीक। व्हाई नॉट, ऐसा क्यों? इसका रीजन हम लोग पोटेंशियल पढ़ने के बाद ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखो पोटेंशियल जब पढ़ाऊंगा ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर का और एक भाग और एक पार्ट मैं पोटेंशियल के टाइम पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। रीजन तब भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली इसका रीजन ऐसा ही होता है कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, अगर मान लो कोई कंपोनेंट बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मान लो ऐसा है, कोई एंगल बनाता है 90 डिग्री नहीं होगा, कोई दूसरा एंगल बनाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उसका दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर एक इधर। बट हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं कि ये चार्जेस आर इन electrostatic equilibrium, they are not moving, they are fixed now because they have attained the electrostatic equilibrium and they are not moving now. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट में आया तो इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को एक फोर्स देगा और इसको मूव कराएगा। मूव कराने से क्या होगा, वर्कडन का कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल, ये जो सरफेस है इको पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग पोटेंशियल पढ़ने के बाद ही इसका रीजन देखेंगे। याद दिलाना मेरे को कि ये इसका रीजन क्या है, कुछ मेरे को याद दिलाना, रीजन मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो ये प्रॉपर्टी जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज कम आउट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट, मान लो ये होल है, अब अगर चार्ज को मैं इसके बीच में नहीं देके चार्ज को मैं यहां दिया, तो इंडक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस, more negative charges will be here, less negative charges will be here, ठीक। बिकॉज ये इसके नजदीक है तो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा इस तरफ, ठीक है। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो कहने का मतलब है व्हाट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द आउटसाइड सरफेस।
क्या ये अंदर में नॉन यूनिफॉर्म हुआ बोल के उस हिसाब से बाहर में भी नॉन यूनिफॉर्म होगा? नहीं, बाहर में डिस्ट्रीब्यूशनल अगेन डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज. इट डज नॉट मैटर कि अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, बिकॉज दे विल ट्राई टू अटेन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए दे विल स्टे एज फार एज पॉसिबल. ऐसा नहीं कि वो लोग अंदर की वजह से बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाएगा, नहीं होगा, कतई नहीं होगा. ठीक, अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग, बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग. क्लियर? मतलब द आउटर सरफेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन इज शेप एंड साइज. ठीक, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर जो मैंने डिस्कस किया. कुछ चीज और देखो, क्यू चार्ज है, अगर मैं बोलूं ये माइनस हुआ, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या नहीं? एक पॉइंट भी यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं. गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा. ठीक, बिकॉज चार्जेस हैं. अगर मैं ऐसा होता है यहां पे पॉजिटिव चार्ज और कोई होल नहीं है, और मैं बोलूंगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, तो उसके लिए मैं गॉस थ्योरम यूज कर रहा हूं. यहां पे पी पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे पूछा है, सेंटर ओ से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा और मैं फॉर्मूला लगाऊंगा E डॉट ds चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहां पे चार्ज एनक्लोज्ड क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड तो जीरो है, कोई चार्ज तो रहता नहीं है, बट इन दिस केस चार्ज एनक्लोज्ड होगा. बट अगर यहां पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो तुम बोलोगे हाँ सर चार्ज एनक्लोज्ड होगा, और ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है, ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो गॉस थ्योरम यहां लगाऊंगा तो होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज गॉस थ्योरम लगाओगे ठीक है बढ़िया, ऐसे यार E डॉट ds व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड प्लस q माइनस q इक्वल टू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पे माइनस q और ये प्लस q इंड्यूस कर लिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी 0. मतलब मटेरियल ऑफ द कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट ये जो होल है खाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. एक्चुअली दिस लाइन इज बीइंग यूज्ड इन योर टेक्स्ट बुक कि द इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, बट ये बात नहीं है. When they said inside the conductor electric field is 0, they mean the material. They did not mean the hollow part. They did not mean it. They mean the material of the conductor. Inside the conductor means they are talking about the inside the material of the conductor. क्योंकि अगर मैं inside the conductor अगर Q चार्ज यहां रख दूं तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, तो ये पॉइंट भी तो इनसाइड द कंडक्टर ही हुआ, बट ये होलो पार्ट के अंदर हुआ. सो इसीलिए इट इज बेटर टू से इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. ठीक, इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. अदर देन दैट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है बिकॉज ये चार्ज क्यू एनक्लोज करेगा, बट यहां पे देखोगा इस पॉइंट पे, मतलब इस होल और कैविटी के बाद का पॉइंट इस मटेरियल में अगर मैं लेता हूं तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस. एक गॉसियन सरफेस अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू नेट एनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा. ठीक, इसी के रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स भी देखेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में और कुछ डिस्कस नहीं करना है मेरे को. एक चीज तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि अगर ये कंडक्टर है और इसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैं एक छोटा सा एरिया लूंगा ds, याद है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, E डॉट ds निकाला था, E डॉट ds, और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिया था, सिग्मा है ना, तो ये
तो ये ई एस, छोटा सा लेता हूं, ई डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया ई डी एस कॉस जीरो, चार्ज एनक्लोज, जो छोटा सा चार्ज एनक्लोज होगा ये सिग्मा इनटू डीएस होगा बाय एप्सिलॉन नॉट, सो ई डीएस सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट, डीएस डीएस कैंसिल, ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दैट मींस कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर हो, स्ट्रेट, स्फीयर, स्फेरिकल, व्हाटएवर, कोई भी कंडक्टर हो, उसके जस्ट बाहर में, इन फ्रंट ऑफ दिस कंडक्टर, the electric field that exists is given by sigma by epsilon naught, कंडक्टर के बाहर, not plane sheet, mind it, कंडक्टर के बाहर, प्लेन शीट में क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा प्लेन शीट में, नॉट इन कंडक्टर। क्लियर? ये सब प्रॉपर्टीज में आएगा। अब मैं जो चीज डिस्कस करने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनना। इसको बहुत लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैं अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा। क्या क्या पढ़ाने की बात कर रहा हूं, यह है कि स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, कौन सा स्फीयर और कैसा स्फीयर, कंडक्टर या दूसरा मटेरियल भी चलेगा। हम लोग दो चीज देखेंगे, कंडक्टर के लिए भी देखेंगे, हालांकि तुम्हारे बोर्ड में कंडक्टर ही है, इंसुलेटर के लिए नहीं है, या फिर डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, हम लोग दोनों देखेंगे, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर दोनों के लिए देखेंगे। ठीक, अच्छा, अब कंडक्टर किस तरह का, सॉलिड, शेल, क्या होगा देखते हैं। एक्चुअली कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शेल, डाइलेक्ट्रिक शेल, कंडक्टिंग शेल एंड सॉलिड स्फीयर, मतलब डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, चलो, मतलब 4 है, ये हो गया कंडक्टर। अच्छा, कहानी क्या है इंसुलेटर का, इंसुलेटर का कहानी क्या है, इसको इंसुलेटर मान लेता हूं। कंडक्टर में चार्जेस, ये पॉजिटिव बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स लेके चला जाऊंगा तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, कोई भी अंदर नहीं रहेगा। ये कंडक्टर का कहानी है, किसका कहानी है, कंडक्टर का। इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा, इंसुलेटर के लिए जहां से इलेक्ट्रॉन लिया वहां पे पॉजिटिव, क्या ये बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये जस्ट थोड़ा सा इधर उधर हिल सकता है टू अटेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, बट ये मूव नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट फ्रीली मूव। कोई इन द इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या है, इन कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्रीली मूव, इन इंसुलेटर द कंडक्टर्स कैनॉट मूव फ्रीली। तो ऐसा अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां नहीं आएगा, और पॉजिटिव डेफिशिएंट जो डेफिशिएंट स्पेस इधर से इधर मूव नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा तो डेफिशिएंट स्पेस क्यों मूव करेगा। ये जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया गया है वहीं पे ये पॉजिटिव चार्जेस या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस बनेगा। ये हो गया इंसुलेटर का कहानी। माइंड इट, हवा में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। ये सॉलिड वाला ही बता रहा हूं मैं, किसका वाला बता रहा हूं, सॉलिड, सॉलिड इंसुलेटर, सॉलिड स्फीयर, चलो, और होलोस्फीयर, होलोस्फीयर अगर मैं बताता हूं, पर होलोस्फीयर का इंसुलेटर बता रहा हूं, किसका बता रहा हूं, इंसुलेटर। होलोस्फीयर मतलब शेल, अंदर में क्या है, हवा, हवा में चार्जेस हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका जो चार्जेस है एकदम सरफेस पे, इसके जैसा सरफेस में होता है ना, सरफेस पे ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सरफेस पे ये भी सरफेस पे, ये भी सरफेस पे, और ये सॉलिड मान लो, ये सॉलिड, और कंडक्टर, कंडक्टर
हॉलोस्फीयर, उसका भी सेम कहानी होगा, मतलब बाहर होगा चार्जेस, हवा में तो हो नहीं सकता। ठीक, तुम अगर देखो इसका डायग्राम, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम, तीनों का डायग्राम सेम है, मगर इसका डायग्राम अलग है। तीनों के लिए चार्जेस बाहर ही डिसाइड करते हैं। ये क्या है, इंसुलेटर है हॉलोस्फीयर, ये क्या है, कंडक्टर है हॉलोस्फीयर, और ये क्या है, कंडक्टर है सॉलिड स्फीयर। इवन इट इज सॉलिड, सॉलिड होने से भी इनसाइड कोई चार्जेस नहीं रह सकता, बाहर ही रहेगा। बट इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर के लिए चार्जेस अंदर रहेगा। मगर इसका कहानी और इन तीनों का कहानी सेम नहीं है। इन तीनों को एक साथ पढ़ सकते हैं हम लोग, इन तीनों को हम लोग एक साथ ही पढ़ेंगे, वही अच्छा होगा। अलग अलग दिखाते हैं मगर अलग अलग मैं नहीं दिखाऊंगा, अलग अलग दिखाने का है ही नहीं, तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तो अलग अलग क्यों पढ़ो भाई, बेकार में बर्डन बनाना है क्या, मुझे बर्डन घटाना है। मैं कैसे शॉर्टकट कर सकता हूं, कैसे मैं चीजों को याद रख सकता हूं, कैसे मैं एक ही कॉन्सेप्ट से हर चीज सॉल्व कर सकता हूं, है ना, यही आइडिया है। तो बेसिकली इन तीनों का पहले देख लेते हैं, फिर इसका देखेंगे। ठीक, चलो तो मैं हेडिंग दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर a solid and hollow sphere for a conducting, लिख देता हूं पहले, conducting solid and hollow sphere and non-conducting hollow sphere। सॉलिड स्फीयर नहीं होगा, सॉलिड स्फीयर का कहानी अलग है, मतलब तीनों के लिए सेम। तीन क्या क्या है, ऐसा डायग्राम ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडक्टर बता रहा हूं इन दोनों को, ये भी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर, और ये इंसुलेटर, मगर उससे कोई फर्क, इंसुलेटर, तीनों का रेडियस में आर ले लिया, चार्जेस तीनों के केस में बाहर ही होगा, तीनों के केस में बाहर ही होगा, तीनों के केस में बाहर ही होगा। हाँ ठीक, ये सॉलिड है, ये दोनों हॉलो है। ठीक, कौन से पॉइंट में, फॉर आर लेस देन आर, मतलब रेडियस से कम, आर ग्रेटर देन आर, थर्ड आर इक्वल टू आर। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से, कहां से रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर से। मैं तीन डायग्राम बना के मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, एक ही डायग्राम बना के मैं सॉल्व करूंगा। अभी मैंने पहले डायग्राम बना लिया, तुम लोग वीडियो को पॉज करते हुए इसको उतार लो, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। 5 मार्क्स 3 मार्क्स बोर्ड में आ जाएगा, और एंट्रेंस में इसके रिलेटेड ग्राफ भी होते हैं, ग्राफ भी देखेंगे हम लोग, क्वेश्चंस भी होते हैं। रोज चौक से खेलना, यही जिंदगी बन चुका है। हो गया, हालांकि मुझे चौक से लिखने में अच्छा लगता है, देने मार्कर में मजा नहीं आता, चौक में फील आता है। अच्छा चलो, तो मैं एक ही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देख चुके हैं, मतलब लाइन चार्ज के लिए देखे हैं। ठीक, और क्या देखे हैं हम लोग, प्लेन शीट के लिए देखे हैं, प्लेन कंडक्टर के लिए देखे हैं, इन तीनों के लिए देख चुके हैं हम लोग। कैसे गॉसियन सरफेस लेना चाहिए वो भी देखें, गॉसियन सरफेस ऐसा चूज करो
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बॉडी से निकल रहा है, इट शुड बी आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। अच्छा चलो, तो पहला हम लोग निकालेंगे r लेस देन r के लिए, फिर निकालेंगे r ग्रेटर देन r के लिए, फिर निकालेंगे r इक्वल टू r के लिए। तो r लेस देन r के लिए मतलब इस सेंटर से एक डिस्टेंस लेंगे r, जो कि ये जो रेडियस है इससे छोटा है, ये r से छोटा होना पड़ेगा ना ये पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट को रखते हुए मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ये मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस पे वो पॉइंट गिरना चाहिए, और हमारे पास निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो हमारे पास फॉर्मूला यही है E डॉट डी एस, और ये ds किसका एरिया है, गॉसियन सरफेस का। बार बार बता रहा हूं, ds इंटीग्रेशन ऑफ जो ds है, इट इज द एरिया ऑफ, इट इज मतलब पूरा ये इंटीग्रेशन का एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, याद रखना, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक ठाक चल रहा है। मुझे डाउट है कि मैंने मेरे मोबाइल को एयरप्लेन मोड में दिया या नहीं दिया, नहीं तो फोन आएगा तो वीडियो गया खत्म, यही है। चलो ये हो गया। तो दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अगर सबके सब चार्ज सरफेस पे है, आउटर सरफेस पे, तो इस गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो चार्ज एनक्लोज्ड जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। मतलब इनसाइड ये कंडक्टर और इंसुलेटर both hollow as well as a solid conductor, इन तीनों के लिए inside the body electric field is zero। क्लियर। तो ये इनसाइड वाला पॉइंट हो गया, तुम लोग उतार लोगे, तुम लोग लिख सकते हो सिंस no charge is enclosed so electric field is zero, ऐसा भी लिख सकते हैं। अरे अच्छी तरह सोया नहीं मैं, कल हमारे यहाँ चोर आया था, सच में, नॉट किडिंग, चोर आया था आसपास में, तो इसीलिए खबर आ गया तो सो ही नहीं पाया, तो अच्छी तरह नींद नहीं हुआ मेरा, एनर्जी नहीं मिल रहा है आज। नहीं एनर्जी ठीक है, क्या है तुम लोग ही जानोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अरे यार बेटा, रेडियस। अब क्या बोला है, बाहर का पॉइंट ले लो, यहां पे बोला, थोड़ा छोटा कर दो, नहीं तो बहुत बड़ा स्पेयर ग्राउंड। अगर यहाँ गया, यहाँ इस पॉइंट पे, यहां से आर, देखो ये आर जो है, अभी ये स्मॉल जो आर है किससे बड़ा है, इस रेडियस से बड़ा है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट को रखते हुए हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अरे ये याद है या नहीं, गॉसियन सरफेस ये क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक। फॉर्मूला लगाओ, E dot ds चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, या तो फिर तुम लोग ऐसे क्यू चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी
चलो ठीक है ना, चलो ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इससे भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो सिग्मा हो गया, तो व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा होगा क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर होगा स्फीयर का सरफेस एरिया। अच्छा चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे सेम होगा, डिस्टेंस सेम है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है ना, और यहाँ पे जो छोटा सा एरिया लिया उसका भी डायरेक्शन इधर, तो ये डायरेक्टली मैं बाहर कर दे रहा हूं, ds चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ई ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मगर तुम एक चीज देखो बबुआ, ये 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो सरफेस एरिया किसका देता है, गॉसियन सरफेस का, और ये जो सरफेस एरिया, बिकॉज चार्ज तो इस एरिया में है, इस सरफेस एरिया में, तो सिग्मा होगा चार्ज बाय ये सरफेस एरिया। चार्ज इस सरफेस में है क्या, नहीं है, तो 4 पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और क्यू देके करते तो क्या होता, दोनों दिखाऊंगा मैं। क्यू वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये आर क्या है, रेडियस, वो चेंज होगा क्या, नहीं चेंज होगा, तो ये कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो तुम देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मगर इस डिस्टेंस स्क्वायर के, जितना ज्यादा डिस्टेंस लूंगा मैं, जितना दूर में देखूंगा, उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस स्फीयर का। इस स्फीयर से जितना ज्यादा डिस्टेंस लेता जाऊंगा उतना ही दूर होगा, ठीक। मगर इंपॉर्टेंट जो है मैं क्यू से देखना चाहता हूं, ये उतार लेना, ठीक, क्यू से देख रहा हूं, क्यू से देख रहा हूं, तो यहां पे क्या कर दूंगा, टोटल चार्ज क्यू है तो मैं इसको कर दिया क्यू, चार्ज एनक्लोज क्यू हो गया ना, सिग्मा ओमेगा का जरूरत ही नहीं है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा ई क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला है, कूलॉम्स लॉ, कौन सा फॉर्मूला, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। अच्छी तरह ध्यान से देखो कि अगर कोई पॉइंट चार्ज q है और r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है k q बाई आर स्क्वायर, और k क्या है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। मतलब this sphere is behaving like a point charge at the center of the sphere। ध्यान दो क्या बोला मैं, कि डिस्टेंस कहां से लिया, सेंटर से लिया ना, कहां से लिया, सेंटर से। जब भी whenever, ये पॉइंट लिखोगे तुम लोग, क्या पॉइंट है, whenever a point is taken outside the sphere, outside the sphere, then the charged sphere, charged, मैं मिटा रहा हूं, charged sphere will behave as a point charge at its center। अच्छा हो गया ना, हो गया। अगर मानो थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड वाला तुम लोग खुद से कर सकते हैं इसको, देखो थर्ड वाला अगर r इज इक्वल टू r है, मतलब यहीं पे है, तो गॉसियन सरफेस यहीं पे ड्रॉ करूंगा, जस्ट आउटसाइड इट, जस्ट आउटसाइड, तो ये r की जगह पे ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, बिकॉज गॉसियन सरफेस और ये स्फीयर का सरफेस एरिया सेम हो गया, बिकॉज r इक्वल टू r है,
तो जैसे ही हो गया ये हो जाएगा खत्म, दैट्स ऑल। क्लियर? अच्छा, अगर ऐसा है, तुम देखो ये स्फीयर है, इसके रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, ये सेंटर है, तो मैं ऐसे इससे दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ में आए। ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा और ये डिस्टेंस बता रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस डिस्टेंस का रिलेशन। मतलब इस सेंटर से अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो क्या होगा रे इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो, बिकॉज इनसाइड है ना ये पॉइंट भी इनसाइड है, जीरो होगा। ये पॉइंट भी इनसाइड है, जीरो। ये पॉइंट भी इनसाइड है, जीरो। मतलब जब तक ये सेंटर तक, यहां तक, इस सरफेस तक नहीं आता तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये पॉइंट कौन सा है? R इक्वल टू R वाला पॉइंट है। और जैसे ही सरफेस पे हुआ तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये यहां पे कुछ होगा, और ये वैल्यू मैं बता रहा हूं इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई भी पॉइंट लो, ये आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज ये स्मॉल आर स्क्वायर वेरिएबल है, जितना बड़ा जाओ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, मतलब डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा। यहां पे तो ये, उसके बाद घटेगा, उसके बाद यहां से यहां तक जीरो, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम, उसके बाद घटेगा ऐसा, इन्फिनिटी तक टच करेगा। डिस्टेंस जैसे इन्फिनिटी तक लूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, और ये तो जीरो हो गया, ये हो गया इसका ग्राफ। जब भी ग्राफ ड्रॉ करने दे तुमको स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या फिर होलो स्फीयर ऑफ ए कंडक्टर और इंसुलेटर का ओनली होलो स्फीयर माइंडेड, तब ये ग्राफ ड्रॉ करना है तुमको। ये जरूरी नहीं कि ऊपर वाला ड्रॉ नहीं करोगे, सिर्फ ये वाला पोर्शन ड्रॉ करोगे, ये वाला इतना सा पोर्शन ड्रॉ करोगे। ये मैंने क्यों ड्रॉ किया? तुमको समझाने के लिए ग्राफ, दैट्स ऑल, नहीं तो ड्रॉ नहीं करना है। ठीक, चलो ये वाला हो गया, तीनों पॉइंट देख लिए। अब इसका देखते हैं, बढ़िया, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या फिर इंसुलेटर, सेम एज प्रीवियस, बट यहां पे चार्जेस अंदर होंगे। ठीक, 3 पॉइंट के लिए देखूंगा, R ग्रेटर देन R, R इक्वल टू R, R लेस देन R। 3 पॉइंट के लिए देखूंगा where capital R is the radius, capital R is the radius। ठीक है, चलो देखते हैं। थकावट ज्यादा हो रहा है आज मेरे को, तो पहला वाला ले लेता हूँ, थोड़ा डायग्राम को नीचे ड्रॉ करता हूँ। मान लो यहां से R डिस्टेंस पे मुझे निकालना है, पहला वाला ले रहा हूं, R ग्रेटर देन R, ये वाला ले रहा हूं। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको रखते हुए मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, और टोटल चार्ज एनक्लोज Q है। टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है? ठीक, माइंडेड, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से होगा, पहले वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी से हुआ, और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से होगा। क्यों? मतलब पहले जो था चार्जेस ओनली सरफेस पे था, ठीक, और यहां पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन के हर एक बीच के हर एक जगह से निकाला गया, एंटायर वॉल्यूम से हुआ। तो इसको जब डिफाइन करूंगा ना, तो रो से भी डिफाइन करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा
Q by volume of a sphere, 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube. That is the volume of a sphere. हालांकि हम लोग Q चार्ट से निकालेंगे, पहला वाला देखो, दोनों निकालेंगे, ठीक। अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर से फॉर्मूला लगा दो, E डॉट ds, मुझे पता है तुम लोगों को आ रहा है, E ds q by epsilon naught E 4 pi, अरे सरफेस एरिया, माइंड इट, अभी गॉसियन सरफेस का ही एरिया निकालेंगे, 4 pi r स्क्वायर q by epsilon naught। और अभी भी देखो फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं है आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए कोई भी चेंज नहीं है, आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम फॉर्मूला, आउटसाइड पॉइंट के लिए सेम फॉर्मूला, और ऑन द पॉइंट के लिए भी सेम फॉर्मूला। ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा, व्हेन r इक्वल टू r, जस्ट बिठा दो E इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी r स्क्वायर हो जाएगा, बस ये स्मॉल r था, ये कैपिटल R हो जाएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं, यही याद रखो, सिग्मा के हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब चाहो तो तुम लोग कर सकते हो सिग्मा के हिसाब से, सिग्मा बोलो रो के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। और तो ये रो 4 रो 3 एप्सिलॉन नॉट पाई r क्यूब, पाई कैंसिल, 4 कैंसिल, इक्वल टू रो r क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। यहाँ पे ये r रेडियस कांस्टेंट है, मतलब ये r कांस्टेंट, ये रो कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, r स्क्वायर पे अभी भी फॉर्मूला वही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। समझ में आया? बस चार्ज का वैल्यू लिखना है यार, हो सकता है तुमको चार्ज दिया रहे तो क्यों लिखना, चार्ज नहीं दिया रहे, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया रहे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से निकालना, बस खत्म। ग्राफ में कोई चेंज नहीं है, बाकी चीजों में कोई चेंजेस नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, दैट्स ऑल। बट एक चीज ध्यान में रखना, चारों जो बॉडी देखा मैंने, चारों बॉडी के लिए बाहर वाला पॉइंट ऐसा है कि जब भी स्फीयर के लिए, जब भी वेदर, मतलब अभी जनरलाइज कर देते हैं, पहले वाला आधा लिखा था, अभी जनरलाइज कर देते हैं कि वेदर इट्स ए कंडक्टर और इंसुलेटर, whether it's a conductor or an insulator, for any charged body, any charged sphere, any point outside it, for any point outside it, the electric field at that point will be such that the sphere will behave as a point charge at its center. It will be equivalent to the electric field. It will be इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, द स्फीयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, चार्ज स्फीयर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, which is a point taken outside this sphere, is similar to the electric field. Is similar to the electric field if we consider this sphere to be a point charge, concentrated point charge at its center. इस पूरे स्फीयर को कॉन्सेंट्रेटेड करके यहाँ पे अगर मैं Q चार्ज दे देता हूं तो उससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही इस स्फीयर के लिए भी हो रहा है, क्योंकि बाहर का पॉइंट लिया और ये बाहर और इक्वल वाला खत्म हो गया। अभी जो मुझे देखना है वो है इनसाइड वाला, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो।
ये चार्ज 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 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, माइंड इट। ये आर रेडियस है, मुझे एक छोटा सा पॉइंट आर लेस देन आर, मतलब ये आर पॉइंट आर से कम होना पड़ेगा, ठीक। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ कर दिया, ये आर है, और अच्छा ये ड्रॉ कर लिया था, ये कैपिटल आर है, माइंड इट, ठीक। अब बात ये है, अब कहानी अलग है। टोटल चार्ज क्यू है, नो डाउट, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा, नो डाउट, बट इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वही तो एनक्लोज्ड चार्ज है बाबा, वही तो एनक्लोज्ड चार्ज है। तो एनक्लोज्ड चार्ज तो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एनक्लोज्ड चार्ज। तो एनक्लोज्ड चार्ज कैसे निकालेंगे? जब ये पूरा का पूरा स्फीयर था, एंटायर स्फीयर, मतलब जब वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था, तब चार्ज क्यू था। और जब वॉल्यूम 1 होगा Q/4/3 पाई आर क्यूब होगा, और जब वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, मतलब ये वाला वॉल्यूम होगा, तब चार्ज कितना होगा? Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई, मतलब क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड, दिस इज द चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक, समझ में आया? और चीज देखो, या तो फिर अगर मुझे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या पता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से कोई भी वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो तो इस वॉल्यूम का चार्ज मिल जाता है। अभी जो वॉल्यूम का बात कर रहा हूं वो है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा? डेट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बोल रहे हैं हम लोग, तो ये वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है टोटल चार्ज बाई 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई पाई कैंसिल, क्यू आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब, है ना। इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, है ना, यही आएगा क्यू आर क्यूब बाय बड़ा आर क्यूब, ठीक। अच्छा, मैं रो में भी रख सकता हूं, सॉरी, हाँ, रो में भी रख सकता हूं। चार्ज एनक्लोज्ड को मैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इसमें भी रख सकता हूं। मैं दो तरीके से देखूंगा। मैं क्या सीखा अभी तक? सिर्फ चार्ज एनक्लोज निकालना ही सीखा कि इसके अंदर चार्ज कितना है। जब ये पूरा वॉल्यूम था तब क्यू चार्ज, ये वॉल्यूम पे कितना, यूनिटरी मेथड। या तो फिर पूरा वॉल्यूम, मतलब जब ये पूरा वॉल्यूम पूरा स्फीयर का बात है तो उस स्फीयर का अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मुझे पता है तो कोई भी वॉल्यूम उसका ले लो छोटा सा, उस वॉल्यूम के साथ अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई करो तो इस वॉल्यूम का चार्ज मिल जाएगा। एक ही बात है, दो कॉन्सेप्ट है, दोनों से दिखा दिया। अब ये लगाते हैं E डॉट डी एस चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। E कितना? अरे E तो निकालना है यार। चार्ज एनक्लोज कौन सा वाला ले, कौन सा वाला, कोई भी ले लो, ये वाला ले रहा हूं मैं, कोई क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्यू आर क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो तुम देखो ये कैंसिल हो गया, E इक्वल टू क्यू आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा, ये रेडियस चेंज होगा क्या? नहीं, ये आर चेंज हो गया, हाँ स्मॉल आर तो चेंज होगा, चेंज हो रहा है, यहां से लेके बाहर तक जाएगा वो। मतलब यहां पे देखो इनसाइड अगर मैं पॉइंट ले लू तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बाहर के लिए क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बट अंदर के लिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मैं ये क्यू लेके किया हूं, मैं अभी रो लेके भी करना चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सेम ही चीज है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई, डायरेक्ट कर दो क्या, नाराज हो जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, रो 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। कुछ गड़बड़ किया मैंने, सॉरी, आर क्यूब, ठीक ठीक ठीक, रो 4/3 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई आर स्क्वायर था, ये कैंसिल, पाई पाई 4 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, हो गया। मैं एक बार रो से निकाला आंसर, एक बार क्यू से निकाला आंसर, बात सेम है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जल्दी 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 जल्दी, क्या हुआ ग्राफ, तुम लोग कर पाओगे खुद से, जल्दी। अरे यार, ऐसा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा ऐसा, डिंग 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 डिंग, अरे डिंग 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 डिंग, आर इक्वल टू आर। अच्छा, जब तक कि अंदर का पॉइंट था तो हम लोगों ने देखा अंदर के पॉइंट के लिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, तो जब E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है तो ऐसा लीनियर ग्राफ होता है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यही ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, यार है ये ग्राफ, याद रखना है तुमको, ठीक ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क। जो चीज मैंने अभी अभी स्फीयर लेके किया वही तुम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेके करोगे, करोगे लिख रहा था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर का वजह से क्या, जो स्फीयर था बट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर से निकालोगे, बस ये होमवर्क है, तुम लोग ट्राई करोगे, नहीं कर पाओगे तो मैं हूं, है ना। कोई दिक्कत किसी को समझने में? दैट्स ऑल फॉर टुडे, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, चलो थैंक यू।